अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 और एज यूजुअल पहला पार्ट पार्ट, इसमें हम चैप्टर नंबर 5 जो कि था हमारा नेशनल इनकम, और इसमें हमने क्या सीखा है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेट करना सीखा है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड है, और एक आखिरी आउटपुट या प्रोडक्ट अप्रोच, तीसरा मेथड था जीडीपी को कैलकुलेट करने का। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिवाइड किया और चारों के एक्सपेंसेस जो है वो ऐड किए थे। हमने कहा ये जीडीपी के बराबर है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी जैसे फॉरेन फैक्टर इनकम है, और फिर उसमें से लेस किया था डिप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए। मैं फिर बताता हूँ आपको, जीडीपी, नेशनल इनकम, थ्योरेटिकली ये दोनों सेम ही है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये डिफरेंट है। ठीक है, जीडीपी में सिर्फ C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आएगा, जबकि अगर आपने न्यूमेरिकली नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसमें आपको कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली जीडीपी, नेशनल इनकम, ये नेशनल आउटपुट ये सेम ही है, इसको सिनोनिमसली आप यूज कर सकते हैं। 3 मेथड्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मेजरमेंट बेसिस ऑफ जीडीपी, और उसके बाद फिर कुछ डिफिकल्टीज पढ़ेंगे एसोसिएटेड विद जीडीपी, विद कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अच्छा, कुछ आपने मेथड, वो डिफिकल्टीज आपने देखी, वो मेथड स्पेसिफिक थी, हर मेथड के साथ कुछ मसले थे, और इधर भी कुछ मसले पड़ेंगे। ये जो कॉमन जो जनरल मसले जैसे आप कह सकते हैं, ये जनरल मसले हैं। नहीं, एक तो जनरल मसले किसी भी मेथड में हो सकते हैं, और एक मेथड स्पेसिफिक भी मसले थे जो उस मेथड के स्पेसिफिक होंगे, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, और ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं मेजरमेंट बेसिस ऑफ जीडीपी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमने इस चैप्टर नंबर 5 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ नेशन ओवर टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जीडीपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का हाई होगा। मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल, इंडिया का जीडीपी है 200 बिलियन, और पाकिस्तान का, पी फॉर प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का जीडीपी है 100 मिलियन, 100 बिलियन। आप मुझे बता सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया का हाई होगा, पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा? भाई जीडीपी हमने तो पढ़ा, जीडीपी ज्यादा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई। आपका आंसर ये होगा, जबकि ये गलत है। सर फिर आपने गलत पढ़ा? नहीं, गलत नहीं पढ़ा है। देखिए, एक घर है, उसमें अफराद है, उनकी इनकम है 100, और इस घर में अफराद हैं 10। एक दूसरा घर, उनकी इनकम भी सेम ही है, लेकिन यहां पे अफराद देखें, 2 लोग हैं, इनकी इनकम डिवाइड करें, पर हेड 10 रुपए आ रहे हैं, और इधर पर हेड 50 आ रहे हैं। बताएं, अब बताएं शाबाश, ये कितना खर्च कर सकते हैं? ये 50 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ये हर एक बंदा 10 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। किसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा? ये तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक बर्गर भी मुश्किल से खा सकते हैं, और ये खुल के खर्चा कर सकते हैं, ये खुल के खर्चा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी सिर्फ इस नंबर के बेस पे नहीं होगा। लिविंग स्टैंडर्ड जो अगर कैलकुलेट करना है, वो अगर देखना है तो सिर्फ हम जीडीपी को नहीं देखेंगे, बल्कि करेंगे क्या, जीडीपी पर कैपिटा। ये पर कैपिटा किसे कहते हैं? पर पर्सन। अब इधर आए, ये लिखा हुआ है जीडीपी पर कैपिटा। कैसे इसको मेजर करना? मेजरमेंट बेसिस देखिए, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मींस एवरेज जीडीपी ऑफ अ कंट्री पर पर्सन। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब बताएं साहब, बस इंडिया की आबादी ज्यादा है, पाकिस्तान की आबादी ज्यादा है? इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है,
पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, इधर भी मैं करोड़ कर देता हूँ उसको, इधर भी करते हैं करोड़, 25 करोड़, और इनकी आबादी 125 करोड़। इधर बता सकते हैं पर हेड कितना आएगा, 4 रुपए, और इधर इनका 1 रुपए से भी लेस देन 1 या 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, चले 1.75 कर लेते हैं। तो इधर हर बंदे को 4 रुपए मिल रहे हैं, इधर 1.75। बताएं किसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा? GDP per capita is an indicator of a country's standard of living, country's standard of living। ये कौन सा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुनिए, ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार या 5 स्टार करें इस लाइन को। एक हमारा डिसीजन ये हो गया कि जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो बेहतरीन क्या है, बेहतरीन तरीका कि आप जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करें। लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपने कैलकुलेट करनी है किसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। क्या है ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं एसेट, इसकी वैल्यू है 100, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 10, तो बुक वैल्यू या नेट वैल्यू क्या आती है, 90। क्या ये वो वैल्यू है जो बिफोर डेप्रिसिएशन है, और ये वो वैल्यू है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या मैं इसको लिख सकता हूं बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ, और ये है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन जब माइनस होगी तो उसके बाद वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और बिफोर डेप्रिसिएशन वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं कि इसमें हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन को एडजस्ट किया। एडजस्ट किसे कहते हैं, माइनस किया। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई। अकाउंटिंग में आप यही पढ़ते होंगे ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। अब सुने, ये क्लियर है ना? जीडीपी 100। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने पढ़ा था इधर कि जीडीपी के कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जीडीपी के कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? क्या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये किस वजह से है, ये चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से है, सो ये ऐड नहीं होनी चाहिए वैल्यू। जैसे कि एसेट हमने प्रोड्यूस किया 1 जनवरी को 2024, उसकी वैल्यू है ₹500। 31 दिसंबर 24 को आप देख रहे थे इसकी वैल्यू हो गई है 750। बताएं जीडीपी के कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू जाएगी, 750 या 500? बताएं शाबाश। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, अब ये तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं मार्केट वैल्यू किस वक्त की, जिस वक्त ये एसेट प्रोड्यूस हुआ है। जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इसकी वैल्यू ये थी ना। अच्छा, ये तो फिर जो प्राइस में इंक्रीज है ये क्या है, ये इससे कहते हैं इन्फ्लेशन, इससे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर? अब बताएं साहब, जीडीपी की कैलकुलेशन में ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए, ऊपर वाली 500 एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी है 100, इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो इन्फ्लेशन बता सकते हैं यस 10, इधर आएगा 90।
इधर आ गया 90। ये मैंने क्या किया, मैंने जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस किया, इन्फ्लेशन को माइनस किया, ऐसे जैसे आपने एसेट में से डिप्रिसिएशन माइनस की थी। एक वैल्यू ये है और एक ये वैल्यू है, ये भी जीडीपी है, ये भी जीडीपी। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू थी? एक्चुअल वैल्यू ये थी ना, जो कि डिप्रेस ये जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए जीडीपी की कैलकुलेशन में। इसको हम नाम देंगे रियल, रियल में यही है ना। और ये सिर्फ बराए नाम है, बराए नाम। एक्चुअल या रियल ये क्या है, बराए नाम। और बराए नाम को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल। जैसे अभी हमने देखा कि एसेट की वैल्यू ज्यादा थी और बुक वैल्यू उसकी कम थी जब हमने डिप्रेशन को माइनस किया। ये हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि ये इन्फ्लेटेड है, क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि आप इसमें से डिप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं की। सेम इसी तरह एक जीडीपी ये भी है, एक जीडीपी ये है। आप बता सकते हैं कि ये जीडीपी कौन सी होगी और ये जीडीपी कौन सी है? ये जो डिफरेंस है ये इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। रियल वैल्यू हमेशा कम होती है, नॉमिनल वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। रियल वैल्यू हमेशा कम होती है, नॉमिनल हमेशा ज्यादा होती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एग्जाम में बताता हूं कि वो क्या करते हैं फिर आपके साथ। तो इसको मैं नाम देता हूं नॉमिनल और इधर लिखता हूं रियल। अब डिफाइन करें, बिफोर डिप्रिसिएशन या बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये क्या है? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। बिफोर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जल्दी से इसको देखिए, इसको हजम करें। उधर ही रखिएगा कैमरा। एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू ये है ना, एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये है। अच्छा अब बताएं शाबाश कि जीडीपी की कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू जाएगी? दिस वन या दिस वन? वैल्यू ए या वैल्यू बी? वैल्यू बी। क्यों? क्योंकि ये रियल वैल्यू है। किताबों में जैसे आप ये बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते ना, किताबों में बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते, सेम इसी तरह ये अमाउंट, ये वैल्यू जाएगी जीडीपी की कैलकुलेशन में। यानी अब मेरा आपसे दो सवाल, बताएं जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? ओवरऑल जीडीपी को देखेंगे या जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा। और दूसरा सवाल मेरा कि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे या फिर रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये देखना कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है, क्या देखेंगे? कौन सी वैल्यू देखेंगे? नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? रियल जीडीपी। नॉमिनल क्यों नहीं? क्योंकि सर वो इन्फ्लेटेड जीडीपी है, उसमें इंक्रीज इन वैल्यू जो है ये इन्फ्लेशन की वजह से है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। जीडीपी तो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब ये वैल्यू का बढ़ जाना ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से है, ये प्रोडक्शन की वजह से नहीं हो रही। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, यानी नॉमिनल जीडीपी से हमें रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये तो मैंने ऐसे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से ये नकल करके वो आपके सामने लिखा है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। और ये जीडीपी डिफ्लेटर अगेन कैलकुलेट करना है, ये बराबर होता है 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन नहीं, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट के बराबर होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल, नॉमिनल जीडीपी है 200, इन्फ्लेशन रेट है इक्वल्स टू 10%। रियल जीडीपी फाइंड करें, कैसे करेंगे? शाबाश जल्दी से करें।
रियल जीडीपी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, ये होगा बराबर 181.2 इस 181.8, और इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो ये बराबर होगा किसके, 182 के। ये कौन सी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, रियल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू की 200, बताएं कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, नॉमिनल, कौन सी वैल्यू कम है, रियल। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना है, 200 माइनस 182 इक्वल्स टू 18, ये क्या है, इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, यही सवाल 200 नॉमिनल जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है 10%, इन्फ्लेशन रेट है 10%, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें, 200 का 10% इक्वल्स टू, सॉरी रियल जीडीपी तो 182 है, अभी हम फाइंड किया आपने, 182 का 10% इक्वल्स टू 18, ये क्या आ गई, इन्फ्लेशन, जो कि हमने इधर कैलकुलेट की है। रियल प्लस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू नॉमिनल 200, रियल वैल्यू प्लस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू नॉमिनल। अगर नॉमिनल से आपने रियल कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, ये -18, 182 आ गया। पता नहीं सर क्या कर रहे हैं आप। पेपर में जो वो मुश्किल इसको बना सकता है वो ये है कि आपसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करवा सकता है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। दूसरी मुश्किल क्या हो सकती है कि वो आपको इन्फ्लेशन देता है ना, इन्फ्लेशन इक्वल्स टू 10%, पेपर में क्या करेगा, वो आपसे कहेगा डिफ्लेशन इक्वल्स टू 10%, डिफ्लेशन इक्वल्स टू 10%। अब बताएं, अब आपका डिसीजन कैसे चेंज होगा। डिफ्लेशन का मतलब यह है कि वैल्यू कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रही है ना, प्राइसेस कम हो रही है, क्या ये क्वांटिटी कम हो रही है, नहीं, एक्चुअल में क्वांटिटी नहीं कम हो रही। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिवर्स हो जाएगा, इस केस में रिवर्स ऐसे होगा कि ये 1990 नहीं रहेगा, ये उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ही, आप तो डिफ्लेशन है, आप डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन इस यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएगा, 110 होगा। अब रियल वैल्यू ज्यादा होगी, नॉमिनल वैल्यू कम होगी, ठीक है, लेंगे आप फिर भी रियल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मींस मेजरमेंट at current market price without adjustment for inflation, ये है आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि बराबर होता है 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसको अगेन ट्रिपल स्टार या 5 स्टार करें, रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एग्जाम टिप आपके लिए, ये अभी जो मैंने आपको बात बताई है। चलें, इसके बाद डिफिकल्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। डिफिकल्टीज पहले देखें, डिसीजन टू मेक बिफोर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौन सा सबसे बड़ा डिसीजन है, कौन सा मेथड यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें। पूरे कंट्री में क्या एक ही मेथड यूज हो रहा है, एक ही मेथड। फॉर एग्जांपल आप इनकम मेथड यूज कर रहे थे, अब आप जाते हैं इनकम पूछते हैं, लोग कहते हैं कि इनकम मैं तो नहीं बताऊं। अब आपने कहा अच्छा सर ने बताया था कि अगर लोग इनकम नहीं बताएंगे तो आपने अपना दूसरा पत्ता खेलना है, वो क्या, हम बैठ के से खर्चे पूछ लेंगे, खर्चे बता देगा। लेकिन साथ वाले को तो खर्चे भी पता है, अब तो वो खर्चे भी नहीं बताएगा, कि फिर क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे मेरे पास आखिरी ट्रम्प कार्ड है, मैं क्या करूंगा, आउटपुट अप्रोच लगाऊंगा, उधर से जो है वो आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि लोग हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड पुअर कलेक्शन प्रोसीजर, एक तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो स्किलफुल वर्क लेबर स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतने सारे मसले हैं। उनको क्या पता कि टैक्स कितना है, उनको डिप्रिसिएशन का नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि कैसे इसकी ट्रीटमेंट होनी है। तो इसके लिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, जो कि मार्केट में एज यूजुअल कम होता है। और इसके अलावा अगर कोई करता भी है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है वो बता रहा है ना, सही बता रहा होगा। इलिटरेसी या अनरिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग, अच्छा एक तो हम रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हर प्रोड्यूसर ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, हर प्रोड्यूसर ने प्रॉपर नहीं करते। आपके घर के सामने जो करियाना स्टोर है बताएं, वो भी तो प्रोडक्शन करते होंगे,
वो जो प्रोडक्शन करते हैं, वो जो चीज़ें बेचते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो तो रजिस्टर में लिखते हैं, वो पता नहीं पुराने रजिस्टर किधर होंगे उनके, कुछ तो रजिस्टर में भी नहीं लिखते। हाँ, बड़े बड़े स्टोर हैं, इसमें आपने देखा होगा कि सारा सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उधर इनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। सम इनकम इज नॉट कैप्चर्ड, वो कौन सी ऐसी इनकम होगी, कौन सी ऐसी इनकम होगी जो उसने इलीगल, ब्लैक शेडो, अनडॉक्यूमेंटेड, ये अनडॉक्यूमेंटेड क्यों करते हैं, टैक्स से बचने के लिए, या नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन भी ये इनकम हो सकता है स्किप हो जाए, क्योंकि हमारे घरों में जो हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो जाके शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी बताएंगे। अच्छा, और आगे कॉम्प्लेक्सिटीज देखें, मल्टीनेशनल फर्म्स है, फॉर एग्जांपल KFC। अब KFC के ब्रांचेस पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। कौन सी इनकम पाकिस्तान की इनकम में कहलाएगी, कौन सी इनकम बाहर की इनकम होगी? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, कौन सी इनकम को ऐड किया जाए पाकिस्तानी इनकम में, और कौन सी इनकम ऐसी होगी जो पाकिस्तान में ऐड नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा मसला हमारा। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कि हमारे पास जो इन्वेंट्रीज हैं, हमारे पास जो स्टॉक है, हमारे पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसके वैल्यू कैलकुलेट करना। आज इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि डिप्रिसिएशन इटसेल्फ एक मसला है, एक एस्टिमेटेड है ना। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल गाड़ी जो आपने परचेज की थी, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, लेकिन पहले साल उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब वैल्यू कितनी जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो जानी चाहिए उसमें। लेकिन अकाउंटिंग वालों को चूंकि पता नहीं था, तो वो क्या करेंगे, उसको एसेट को 10 साल पे डिप्रिशिएट करेंगे, उतना उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन इट बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रियल इनकम। इन्फ्लेशन कितनी होगी, कितनी इन्फ्लेशन है, इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, कम है, जीडीपी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कौन सा सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उधर से जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दूसरे कंट्री के साथ इसको मुल्क के जीडीपी को कंपेयर भी कर सकते हैं। और अगर जीडीपी कम है तो प्लानिंग के लिए भी ये हमारे काम आएगा। असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि सारे सेक्टर्स जो है वो हमारे एक जैसे नहीं होते, तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, कौन सी इनकम पे हमें, सॉरी, कौन से सेक्टर पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पे हमने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए, और कहाँ से हमें रिसोर्सेज को विड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, ये है इसकी इम्पोर्टेंस और डिफ़िकल्टीज़। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्चुअली ये कंप्लीट हो जाता है। पॉज कीजिए जी। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 हमारा ये भी नेशनल इनकम है, लेकिन चैप्टर 5 में हमने कैलकुलेशन सीखी है नेशनल इनकम की। अब इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन सीखेंगे, कैसे हम नेशनल इनकम को डिटर्मिन करेंगे। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। चलो जी, डिमांड को डिफाइन करें। डिमांड को डिफाइन करें, शाबाश। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस लेवल। ये तो बचपन की बात थी, ये तो चैप्टर 2 की बातें थी। अब हम बड़े हो गए, अब करेंगे एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन देखिए, क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स विच बायर्स आर willing and able to buy at different price level या different price levels, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन है। ये हमने डिमांड के डेफिनेशन से एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन ड्राइव की है। ठीक है, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ये होता है डिमांड कर्व। इधर हम क्या लिखते हैं, आउटपुट, और इधर प्राइस, यही आता है ना ऐसे। लेकिन हम तो एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं, ये इधर आ जाएगा ए डी, एग्रीगेट डिमांड। अब ये आउटपुट नहीं रहेगा, बल्कि ये हो जाएगा पूरे पाकिस्तान के आउटपुट।
या इसको हम दूसरा नाम देंगे, ये जीडीपी भी तो कहते हैं ना इसको। प्राइस इज नॉट अ प्राइस, अब आएगा जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल्स। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। अच्छा, डिमांड के डिटरमिनेंट्स याद है आपको चैप्टर 2 में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या थे? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शाबाश ये। लेकिन एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स देखिए, एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स या कंपोनेंट्स हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इसके डिटरमिनेंट्स हैं। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स व्हिच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस लेवल्स। इधर आएगा जनरल प्राइस लेवल। अगर सिर्फ प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब चैप्टर 2, अगर जनरल प्राइस लिखा हुआ है तो चैप्टर नंबर 6। हमने चैप्टर 2 चैप्टर 6 नहीं करना। अगर सिर्फ प्राइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर जनरल प्राइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अगर सिर्फ आउटपुट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अगर यहाँ पे नेशनल आउटपुट या जीडीपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये मैक्रो की बात हो रही है, अगर नेशनल इनकम लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैक्रो की बात हो रही है, अगर सिर्फ प्राइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर की बात हो रही है, अगर जनरल प्राइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि होल इकोनॉमी की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट्स C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उसने पूछा मैं डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। आपने डिमांड देख लिया, सीधा कहेंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, गलत होगा। एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि हम डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? शाबाश, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स को चेंज करके। प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं सारों को चेंज करेंगे, किसी एक डिटर्मिनेंट्स को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। पता है क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी भी कंपोनेंट को चेंज करें, प्राइस के अलावा किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज करें। मैं देखता हूं लिखा हुआ है सी फॉर कंजम्पशन, क्या सी फॉर प्राइस है? क्या आई फॉर प्राइस? क्या जी फॉर प्राइस? नो, इसका मतलब इसमें प्राइस डिटरमिनेंट है ही नहीं। किसी एक कंपोनेंट को चेंज करोगे तो एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, यानी एग्रीगेट डिमांड को हम शिफ्ट कर सकते हैं राइटवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी। राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसमें क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, और ये क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कैसे होगा? किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। दूसरा उसमें हमने डिमांड के साथ पढ़ा था सप्लाई। सप्लाई के डेफिनेशन देखते हैं। इधर ही हम सप्लाई के डेफिनेशन पहले बनाएंगे और फिर एग्रीगेट सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच बायर नहीं, विच सेलर is willing and able to buy नहीं sell at different price level। ये तो सप्लाई के डेफिनेशन थी। एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन क्वांटिटी ऑफ all goods and services which sellers are willing and able to sell at different price level नहीं levels। ये इसका डेफिनेशन होगी। इसके डिटर्मिनेंट इसके या कंपोनेंट इसके, दो ही कंपोनेंट इसके। नंबर 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 2 प्रोडक्शन कॉस्ट। चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा,
सप्लाई ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट कम, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा, फैक्टर प्रोडक्शन कम, एग्रीगेट सप्लाई कम, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम। क्लियर? इससे पहले आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व देखा, अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लेकिन याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व एक ही कर्व बनता है, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जब हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करना चाहा तो कुछ लोग खड़े हो गए, कहते हैं सर हम ऐसे नहीं करने देंगे। क्यों, ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे कहानी है वो देखेंगे। अच्छा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, बस थोड़ा सा रह गया, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम अप्रोचेस पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम के, फिर एक गैप, आउटपुट गैप और चेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। क्या हम इक्विलिब्रियम एक दफ़ा हमने डिटरमिन कर लिया, इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये हमने स्टडी करना है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ और आप देखते रहिएगा। ये पूरा चैप्टर अब आपके सामने दो डायग्राम्स की शक्ल में खुलने लगा है। मैं सिर्फ दो डायग्राम ड्रॉ करूँगा, इधर मैं लिख लूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा। आपके सामने मैं सिर्फ दो डायग्राम ड्रॉ करूँगा और मसला भी बताऊँगा, इसको हल भी करेंगे और साथ में ये चैप्टर, इसी के साथ ही ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जैसा हमने चैप्टर 100 में सीखा था, वही इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब मैं करने लगा हूँ एक और सप्लाई ड्रॉ। ये कर्व आपने देखा है, ये कर्व आपने इस तरह वर्टिकल कर्व आपने पहले भी देखा है कि सप्लाई कर्व ऐसे भी हो सकता है। ये भी एक सप्लाई कर्व है, लेकिन अब इसको खास नाम देने लगा हूँ, इसको भी एक नाम देने लगा हूँ। ये लिखा हुआ है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये क्या है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। सर ये दोनों सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस है, ये है फर्क क्या है, इस कर्व को कहा जाता है या इस पॉइंट को कहा जाता है। अच्छा यहां पे क्या लिखूं बता सकते हैं आप? ठीक है ना, जीपीएल गुजरावाला प्रीमियर लीग, और नहीं जनरल प्राइस लेवल है, और इधर नेशनल आउटपुट या जीडीपी, या जीडीपी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या इसका दूसरा नाम है प्रोडक्टिव पोटेंशियल, या पोटेंशियल आउटपुट, ये इसके नाम है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्रोडक्टिव पोटेंशियल या पोटेंशियल आउटपुट, ये इसके तीन नाम है। सर नाम तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, यानी सुनते रहे अब, ये वो लेवल है जितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, इतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, यानी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें तो हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। या आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए और आप 6 के 6 घंटे यूज कर रहे हैं, आप इतना पढ़ सकते हैं, आप इतना पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम ही इतना है, जितना आपके पास टाइम है माशाल्लाह से आप उतना पढ़ रहे हैं, सारी क्लास चलिए उसके बाद आप इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है, मशीन है हमारे पास, मशीन की प्रोडक्शन इतनी हो रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है। एक पॉइंट ये है, इसको मैं अभी नाम देता हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट,
और एक ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम सुने, ये है एक्चुअल। एक्चुअल किसे कहते हैं? हकीकत में। ये कौन, ये क्या है? इतनी प्रोडक्शन हो सकती है, और ये क्या हकीकत में? इतनी प्रोडक्शन, एंड रियल इतनी प्रोडक्शन हो रही है, असल में एक्चुअल में इतनी प्रोडक्शन हो रही है। बताएं, इतना आप पढ़ सकते हैं पर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं। आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एफिशिएंट कहलाएंगे आप? नहीं, आप इनएफिशिएंट है। आप अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताएं, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही? एफिशिएंसी का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है ना। मोर एफिशिएंट मोर प्रोडक्शन, लेस एफिशिएंट लेस प्रोडक्शन। तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी। ये तो आपकी बात हो रही थी। पूरे मुल्क की अगर बात करें तो बताएं शाबाश, नेशनल आउटपुट यानी इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरे मुल्क में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रोडक्शन हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? प्रोडक्शन अगर बहुत कम हो, प्रोडक्शन जब बहुत कम हो, इसको हम नाम देते हैं कि प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन बहुत कम है, आउटपुट का दूसरा नाम क्या था? प्रोडक्शन। ये एक्चुअल आउटपुट में इतनी प्रोडक्शन कर सकते थे या कर सकते हैं, पर इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें गैप है। और किसका गैप है? प्रोडक्शन का गैप है, यानी आउटपुट का गैप है। आउटपुट या प्रोडक्शन का गैप है ना, और गैप ये बहुत ज्यादा है। इसको हम नाम देते हैं, इस वक्त इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। चैप्टर नंबर 3 याद है आपको? चैप्टर नंबर 3 में कार्बन लेक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग रिसेशन, वो रिसेशन का मतलब क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या? प्रोडक्शन क्या हो रही थी? कम हो रही थी। प्रोडक्शन हो रही है कम, प्रोडक्शन ये कम है ना, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं, ये है रिसेशन स्टेज। ये रिसेशन स्टेज है। अब इकोनॉमी इस वक्त है रिसेशन में। बताएं, क्या इसको रिसेशन में ही रहने दें? नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कोई हमें इस रिसेशन से निकाल सकता है, कोई हमें इसका सलूशन बता सकता है। कुछ पुराने बाबे थे, अच्छा इनाम में क्या मिलेगा? आधी सल्तनत मिलेगी, आधी सल्तनत मिलेगी। कुछ पुराने बाबों ने कहा कि हम बता सकते हैं आपको इसका सलूशन, बहुत आसान। क्लासिकल या उनको कहा जाता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इस अप्रोच को न्यू क्लासिकल या क्लासिकल अप्रोच कहा जाता है। सर आप ऐसा करें, आपने क्या करना है? इस गैप को खत्म करना है, यानी आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, यानी आपने सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो करें ना, मसला क्या है? आप फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें या प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करें, दोनों सूरतों में क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आपकी मान के चलते हैं, देखते हैं। अल्लाह करे ऐसे हो, अल्लाह करे ऐसे हो। जब हमने ऐसे किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब एक्चुअल आउटपुट इतना इतना है। बताएं साहबस, ये गैप कम हुआ, ये गैप कम हुआ, बड़ी खुशी हुई, ये गैप कम हुआ। लेकिन पता क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि प्राइसेस पहले थी, ये जनरल प्राइस लेवल है ना, अब प्राइस क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। एक सप्लायर बन के आप सोचो, आप मुझे बताएं, जब प्राइस कम होगी, लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, जब प्राइस कम होगी उस वक्त आप ज्यादा सप्लाई करेंगे, जब प्राइस ज्यादा होगी उस वक्त आप ज्यादा सप्लाई करेंगे। जब प्राइस ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। पहले आपको इतनी प्राइस मिल रही थी, आप प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपकी प्राइस कम हो गई, अब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, अब क्या होगा कि एग्जिस्टिंग सप्लायर भी मार्केट से निकल जाएंगे, वो भी भाग जाएंगे, वो कहेंगे अब इस कारोबार में फायदा ही कोई नहीं रहा, इस बिजनेस में फायदा ही कोई नहीं रहा, क्यों प्रोडक्शन करूं मैं?
मैं क्यों प्रोड्यूस करूं जब फायदा कोई नहीं? तो आपकी प्रोडक्शन इनिशियली नजर आ रहा है कि इंक्रीज हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसका नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में जो एग्जिस्टिंग आपकी प्रोडक्शन थी वो भी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिसेशन में मजीद आप फंस गए, मजीद ये रिसेशन, ये सिचुएशन आपकी डीप हो गई। और जब ये रिसेशन डीप हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं डिप्रेशन। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो मशवरा दिया था पुराने बाबों ने, ये हमारे काम नहीं आया। बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि सल्तनत तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये धरती पे बोझ है। हाँ, आपको भी जल्दी है, ठीक है, इनको सोली चढ़ा देते हैं। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि है कोई जो हमें इस मुश्किल से निकाल दे। अब जब ये हमें बताएगा कि इसमें मसला क्या है, इस पे आधी सल्तनत मिलेगी, और जब इस मसले का हल बताएगा आधी सल्तनत और मिलेगी। फिर दूर दराज जंगल में एक लकड़हारे का बेटा रहता है, उसका नाम है केन्स। केन्स के इसके अप्रोच को हम नाम देते हैं केन्सियन अप्रोच। उसने अपने बूढ़े बाप से चाहिए कि मुझे इजाजत दे दें, मैं बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होके इनको आज इकोनॉमिक्स के असूल सिखाता हूँ। वाले साहब ने कहा आपने सिर्फ ऐलान सुना है कि आपको सल्तनत मिलेगी, साथ में ये नहीं सुना कि जो नहीं बताएगा उसका सर कलम करके उसके फांसी चढ़ा दिया जाएगा। कहता आप बेफिक्र है बाबा, नेशनल आउटपुट या जीडीपी और इधर जनरल प्राइस लेवल। सबसे पहले केन्स ने आके ये बताया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर 3 में भी। प्राइसेस जब रिड्यूस होंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो केन्स ने कहा अच्छा फिर क्या करें? कहता है कोई दो कर्व नहीं बनेंगे, कोई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करते। सप्लाई कर्व एक ही बनेगा। सप्लाई कर्व एक बनेगा जो कि शुरू में हॉरिजॉन्टल और उसके बाद फिर ये हो जाएगा वर्टिकल। ये सप्लाई कर्व एक ही होगा। थोड़ा सा इसको इस पॉइंट को नाम दें शाबाश, वर्टिकल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या प्रोडक्टिव पोटेंशियल या पोटेंशियल आउटपुट। हालात इधर भी वही है, रिसेशन है, ये एक्चुअल आउटपुट है। हमने कहा अच्छा फिर आप बताओ ये जो गैप है आउटपुट का, ये जो आउटपुट का गैप है इसको कैसे फिल करें, इसको कैसे खत्म करें, कैसे क्या करें कि हमारे प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो। कहता है एग्रीगेट सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते? आपके पास है 6 घंटे, क्या आप 6 घंटे, आपके पास है ही 6 घंटे, आप 6 घंटे से ज्यादा, आपकी कैपेसिटी ही 6 घंटे की है, मशीन की कैपेसिटी 6 घंटे की है, तो क्या इससे ज्यादा मशीन काम कर सकती है? क्या इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं? क्या आप एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये केस ने हमें बता दिया एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं करना। फिर क्या करें? कहता है एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज ना करो, एग्रीगेट डिमांड को आप इंक्रीज करें। आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें। एग्रीगेट डिमांड को कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, कहां तक शाबाश इंक्रीज कर सकते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे इसको कर सकते हैं? देखते हैं। जब हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया
तो क्या प्राइस चेंज हो रही है? क्या हो रही है प्राइस चेंज? नहीं, प्राइस तब चेंज नहीं हो रही, प्राइस वही है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा कर, सॉरी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी इसको इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? अब प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब जब इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं, बताएं क्या आपकी डिमांड ऐसे ही मुसलसल बढ़ेगी? नहीं, प्राइस ज्यादा तो ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी रिड्यूस हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने से ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। तो केन्स ने हमें इस मुश्किल से, इस मसले से निकाला कि क्या करो आप, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज ना करना, बल्कि क्या करें, आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें, उससे आपका ये मसला हल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे। क्लियर यहां तक बात? आगे चले। अब ये जो गैप है, प्रोडक्शन का गैप, आउटपुट का गैप, इसको हम नाम देते हैं आउटपुट गैप। आउटपुट गैप की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसको हम नाम देते हैं आउटपुट गैप। इधर बताएं साहब, इसको हम क्या नाम देंगे? इस यहां तक जो है, ये कौन सी गैप है? ये है आउटपुट गैप। ये आउटपुट गैप है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा, मासूमाना सवाल मेरा, वो ये है कि अभी तो आपके पास 6 घंटे हैं, आप क्लासेस पढ़ते हैं इधर से और घर जाते हैं तो माशाल्लाह से 6 घंटे पढ़ते हैं। हफ्ता इतवार तो आपकी क्लासें नहीं होती, हफ्ता इतवार तो क्लासें नहीं होती, फिर हफ्ता इतवार कितने घंटे पढ़ते हैं? घंटा पढ़ते हैं? नहीं, 6 से कम या से ज्यादा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं 8 घंटे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज्यादा है। क्या ये रोजाना आप 8 घंटे पढ़ेंगे? नहीं, सिर्फ हफ्ता इतवार, या अगर सिर्फ इतवार की छुट्टी तो सिर्फ एक दिन हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इसको शॉर्ट पीरियड के लिए इंक्रीज करेंगे तो आपका शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा। ये लिखा हुआ है, मैं वही बात एक्सप्लेन करने लगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग रन में इंक्रीज करें, यानी आपकी क्लासेस खत्म हो गई, अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब मेरा ख्याल है आपके पास खुला टाइम है, अब आपकी कोई क्लासें नहीं होनी, अब आप रोजाना के बेसिस पे 8 किया, आप तो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो अब जो है वो आपकी क्लासेस नहीं है, अब आप परमानेंट जो है वो आपके पास टाइम ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपके पास टाइम ज्यादा हो गया। अब अगर लॉन्ग रन में चेंज आता है फैक्टर प्रोडक्शन में, तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व चेंज होगा। शॉर्ट रन कब चेंज होगा? जब फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज थोड़े अरसे के लिए हो। लॉन्ग रन में कब होगा? जब फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज हमेशा हमेशा के लिए आए। इसको हम कहेंगे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आ रहा है। ठीक है, हमने एग्रीगेट डिमांड को भी चेंज किया, हमने एग्रीगेट सप्लाई को भी चेंज किया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को भी चेंज किया। क्या ऐसे हो सकता है? अच्छा, ये तो कंफर्म है ना, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे नहीं जा सकते। यह है कि मैं 6 घंटे पढ़ा रहा हूं, 6 घंटे मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। क्या ऐसे हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब कहे सर आप 2 घंटे अभी पढ़ा रहे हैं, एक बैच और पढ़ाएं? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे लूंगा। सर डेफिनेटली हम भी ज्यादा पैसे देंगे आपको, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सर एक बैच और पढ़ाएं, सर अभी भी आपके पास टाइम है। सर अभी भी आप फारिग नहीं, आपके पास टाइम है, फारिग नहीं है। सर आप बैच एक और पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते। सर मैं प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल। एक ये भी। अब मैं कहूंगा सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल 6 घंटे मेरे पास थे, मैं 6 क्लासेस ही पढ़ा रहा हूं, मेरे पास और कोई टाइम नहीं है। सर कहते हैं एक बैच और, मैं कहता हूं नहीं, कोई नहीं। सर कहते अच्छा ठीक है,
2-4 दिन पढ़ा सकते हो? मैं कहा हाँ 2-4 दिन तो कोई मसला नहीं, 2-4 दिन तो पढ़ा लूंगा। अच्छा चलें ठीक है, 2-4 दिन ही पढ़ाएं आप। एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी आगे निकल गए। अकाउंटिंग वालों को हमने ये कॉन्सेप्ट एक दिया हुआ है, ये अकाउंटिंग वालों को हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट है ये। और ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट देखें, इसमें प्राइसेस सबसे ज्यादा चार्ज होंगी, सबसे ज्यादा जो चार्ज होंगी वो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। कि जब आपका ओवर टाइम लगेगा तो आपका जो रेट होगा वो जो रेगुलर या रेट नॉर्मल होता है उससे ज्यादा होगा। तो एक तो यहां पे ये भी अभी इस वक्त जो है वो आपकी प्रोडक्शन ये हो रही है, इसका मतलब यह है कि आउटपुट इतनी होगी। इसको मैं क्या नाम दूं? क्या मैं इसको एक्चुअल आउटपुट का नाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं कि इस वक्त प्रोडक्शन इतनी हो रही है। चलें जी, एक मसला और हो गया, ये भी गैप है, ये भी तो गैप है ना। इसको भी कहा जाता है कि ये भी आउटपुट गैप है, ये भी आउटपुट गैप है। एक आउटपुट गैप ये, एक आउटपुट गैप ये, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ये जो गैप है ये रिसेशन की वजह से है, ये जो गैप है ये प्राइसेस के बहुत ज्यादा होने की वजह से है। प्राइसेस के बहुत ज्यादा होने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसको हम नाम देंगे ये है इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। इस आउटपुट गैप को क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे डिफ्लेशन, प्राइसेस के कम होने की वजह से, प्राइसेस कम हो रही थी ना, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। इसको हमने नाम दिया इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप और इसको हमने नाम दिया डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। जो हमने इसके साथ किया, अगर ये ऐसे ही रहा तो आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं समझ आएगा। सफाई निस्फ ईमान है, इसको करते हैं साफ। आप भी सेफ गार्ड लें और रोजाना नहाया करें। सफाई निस्फ ईमान है ना, तो बचपन में सुना था सेफ गार्ड पाकिस्तान। बस जरा सा रिलैक्स, ये तो हमने नहीं उठाना था, ये तो हमारी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब उम्मीद है आपको अभी भी इंशाल्लाह कुछ नहीं समझ आया होगा जी। आउटपुट गैप, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। सेम इसी तरह ये प्राइसेस के ज्यादा होने की वजह से ये गैप आ रहा है, इसको हम नाम देंगे इनफ्लेशनरी आउटपुट गैप। और ये है आउटपुट गैप, इसको हम नाम देंगे डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। क्लियर? आपको नहीं पता, आपका ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, इख्तिताम पजीर। अच्छा बैठे रहो, किधर जाना है? एक ये इक्विलिब्रियम है, एक ये इक्विलिब्रियम है, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं दोनों में। कहाँ जाना है? क्यों हमारे साथ नहीं? पॉज कीजिए जी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप और ये डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। ये भी इक्विलिब्रियम है, एक ये भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कैसे बनता है याद है आपको? चैप्टर नंबर 2 याद है? तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? चैप्टर नंबर 2 में सीखा था हमने डिमांड सप्लाई, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम। याद है वो हमने वो टमाटर बेचे थे तो जब प्राइस 3 थी तो खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार हो गया था। जब प्राइस कम थी
तो उस वक्त खरीदने वाला खरीदने को तैयार था, पर बेचने वाला कहता है मैं तो नहीं बेचूंगा। जब प्राइस ज्यादा होगी खरीदने वाला कहता है जा काम कर अपना, मैं तो नहीं खरीदूं। तो जब प्राइस 3 हो गई थी तो खरीदने वाला खरीदने को तैयार, बेचने वाला बेचने को तैयार हो गया था। ये वो प्राइस है जिस पर डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पे तो टमाटर वाले ना सिर्फ। और ये देखें यहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। जब एग्रीगेट डिमांड बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई के जिस पॉइंट पे, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डिमांड होगी इसको हम नाम देंगे इफेक्टिव डिमांड। इसको हम क्या नाम देंगे, इफेक्टिव डिमांड। ये नाम है इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? फिर से बताएं शाबाश। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डिमांड होगी वो इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर बनेगा, इधर बनेगा? इस पे नहीं बन सकता। यानी वो कहना ये चाह रहा है इफेक्टिव डिमांड जो है वो ये नहीं हो सकती। इफेक्टिव डिमांड वो होगी जो एक्चुअल आपकी प्रोडक्शन है। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ये है तो इफेक्टिव डिमांड ये है। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है तो ये है। अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे है, ज्यादा है, तो फिर इफेक्टिव डिमांड ये है। इधर बता सकते हैं इस पॉइंट पे जो डिमांड होगी इसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डिमांड होगी इसको हम नाम देंगे इफेक्टिव डिमांड। चैप्टर 2 का आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, आखिरी तो नहीं था, जो हमने पढ़ा था आखिरी, वो चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। बताएं शाबाश, क्या इस डिमांड या सप्लाई को चेंज कर सकते हैं? इससे पहले सवाल ये, क्या आप इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कैसे? डिमांड या सप्लाई को चेंज करके। चार सूरतें आपने पढ़ी थी, चार। शाबाश बताएं कौन कौन सी? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। चारों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड, ये इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। लेकिन कौन सा? वो तो मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, हम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सर तो ऐसा करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम चेंज करें। कैसे चेंज कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई को चेंज करके आप इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। जादू देखें, ये आपके सामने मैं ऑलरेडी करके बैठा हूं। ये देखें, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड को चेंज किया। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताएं शाबाश। इधर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, C + I + G + X - M में किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा। एग्रीगेट डिमांड चेंज तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज तो इसको हम नाम देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम चेंज। अब देखते रहे आप कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। सर पौने घंटे में आपने चैप्टर खत्म करवा दिया? हाँ, पहले बताया था मैंने कि सिर्फ 2 डायग्राम है। जिसने ये 2 डायग्राम समझ लिया उसने पूरा चैप्टर समझ लिया, और जिसका ये स्किप हो गया तो समझे काम खराब है, दोबारा फिर लेक्चर सुनना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड is the quantity of all goods and services in economy which buyers are willing and able to buy at different price levels. National output, GDP, general price level, aggregate demand, determinants या components देखें C + I + G + X - M। सर क्या इसको चेंज कर सकते हैं? यस, राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एनी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को चेंज करके। एग्रीगेट सप्लाई, शाबाश। Aggregate supply is the quantity of all goods and services which suppliers are willing and able to supply at different price levels. ये आपके सामने है क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच। ये कहते हैं कि 2 सप्लाई कर्व होंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो चैप्टर 2 में रेगुलर सप्लाई आपने पढ़ा था वो यही होगा।
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में कहता है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप अचीव कर सकते हैं अगर आप सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज करें। चैप्टर नंबर आपने 1 में भी पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट था? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 था हमारा या 8 8 शायद, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उधर भी आपने पढ़ा था फुली यूटिलाइज करेंगे तो 100% एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी अगर हम सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को यूटिलाइज करें। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पोटेंशियल आउटपुट या प्रोडक्टिव पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कहा जाता है। इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, ये प्राइस पे तो डिपेंड नहीं करता, इट इज देयरफॉर वर्टिकल। क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे? परमानेंट, तो इसके साथ यहां पे लिख ले परमानेंट चेंज। अगेन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डायग्राम है लेकिन केन्सियन अप्रोच के मुताबिक है। केन्स कहता है कि कोई दो कर्व नहीं होंगे, कोई दो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, एक ही कर्व बनेगा जो शुरू में हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल वाली इसकी बात सुने। इफ इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है? नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि इकोनॉमी में रिसेशन है, प्रोडक्शन कम है, आउटपुट गैप है। कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी फ्लैट। फ्लैट का मतलब हॉरिजॉन्टल, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। यानी 6 घंटे आप पढ़ सकते थे लेकिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे। As output increases, economy will use spare capacity and price level will not go up. Price level will not go up. If economy is at full employment level, aggregate supply curve will be vertical because it will not be possible to increase output beyond full employment level. यानी full employment level से आगे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, aggregate supply से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका। डिटर्मिनेंट्स, बिल्कुल 2 डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्टर प्रोडक्शन ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा। फैक्टर प्रोडक्शन कम, एग्रीगेट सप्लाई कम। प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा, सप्लाई कम। कॉस्ट कम, सप्लाई ज्यादा। अगर ये चेंजेस टेम्परेरी है, टेम्परेरी के मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी क्लासेस अभी चल रही है, आपके पास 6 घंटे हैं, जब इतवार को आपकी क्लास नहीं होगी तो आप 8 घंटे पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ये टेम्परेरी है। और जब आपकी क्लासेस कोर्स आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर आप एग्जाम तक लीव्स में, उसके बाद फिर ये परमानेंट चेंज है, आपको क्लास में नहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब एग्जाम डेज तक आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, परमानेंटली आपके प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो गया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अप्रोचेस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, इसमें एक अप्रोच हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और बाकी जो 2 अप्रोचेस हैं, टोटल 3 अप्रोचेस हैं, बाकी 2 अप्रोचेस चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस 2 और 3 के साथ लिखना है चैप्टर नंबर 7, ये हम इधर ही पढ़ेंगे और ये इन 2 के साथ आपने चैप्टर नंबर 7 लिखना है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच लिखा हुआ है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो किसकी? एग्रीगेट सप्लाई के। नेशनल इकोनॉमी विल बी रीच इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट का मतलब जब दोनों बराबर हो। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, इसलिए हमने इसको नाम दिया इक्विलिब्रियम। आप देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही ये बन रहा है जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। अगेन कहते हैं शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड सप्लाई इन द इकोनॉमी, एक्चुअल प्रोडक्शन है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव पोटेंशियल इन द इकोनॉमी, डेफिनेशन जो पहले शुरू में मैंने आपको बताया। Therefore, economy is in equilibrium at point where aggregate demand is equal to aggregate supply and not where aggregate demand is equal to long run aggregate supply. Long run नहीं, short run aggregate supply होगा। फिर वही लाइन रिपीट हो रही है यहाँ पे। GDP, national income, national output are synonymously used in macroeconomics equilibrium. Effective demand where aggregate demand equals to aggregate supply. दूसरी लाइन समझे। This means that actual expenditure in economy is based on actual income of consumer. जितनी इनकम होगी उतनी ही उसकी एक्सपेंडिचर होगी, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर एंड नॉट बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जितनी प्रोडक्शन हुई है सारी की सारी प्रोडक्शन तो वो नहीं खरीद सकता ना, ऐसे तो नहीं थोड़ी होगा। अगर फैक्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एक्चुअल आउटपुट में गैप है तो इस गैप को क्या नाम देंगे? आउटपुट गैप। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा हो
और एक्चुअल आउटपुट कम हो तो इसको क्या नाम देंगे? डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्चुअल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे या ज्यादा है तो इसको क्या नाम देंगे? इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। अगर दोनों बराबर हो, बराबर मैंने ड्रॉ किया था, बाद में मैंने जानबूझ के रेस किया, बराबर मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया था और वो पॉइंट ये था, बराबर ये पॉइंट था। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, इक्विलिब्रियम बनेगा और इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, यानी एग्रीगेट डिमांड और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बराबर है। इसको हम नाम देते हैं, ये आइडियल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है, आइडियल इक्विलिब्रियम है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज तो ज़ाया हो ही जाते हैं। डिफ्लेशनरी के दूसरे नाम है रिसेशनरी या नेगेटिव आउटपुट गैप। इन्फ्लेशनरी के दूसरे नाम देखें पॉजिटिव आउटपुट गैप। ये डिफ्लेशनरी के डायग्राम और ये इन्फ्लेशनरी के आपके सामने है। इन्फ्लेशनरी में एक्चुअल आउटपुट उससे ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो ये इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को? क्या आप इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं? सेम यही जो है बातें चैप्टर नंबर 2 में थी, वहां पे लेक्चर नंबर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। आप ऐसे करें, इसके साथ ऊपर जो जगह थोड़ी सी है इसमें लिख लें लाइक चैप्टर नंबर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, ताकि कंपैरिजन के लिए जब आप देखें तो फिर आपको याद है और बातें फिर आसान होती हैं। अच्छा ये देखें, राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व को आंखें बंद करें, राइटवर्ड शिफ्ट करें, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट किया, उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्राइस भी ज्यादा होगी। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सपेंसरी पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसी? एक्सपेंसरी पॉलिसीज। सर ये कौन सी पॉलिसीज होती हैं? पता नहीं अभी हमें पता नहीं एक्सपेंसरी पॉलिसी कौन सी होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये वो पॉलिसीज होगी जिसके जरिए हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। आप एक्सपेंसरी पॉलिसीज को अंडरलाइन करके लिख लें, एक्सपेंसरी पॉलिसीज को, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 लिखें और नीचे लिखें फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी लिखे ना, जी ज्यादा, कॉमा लिखें सब्सिडीज ज्यादा, कॉमा करें टैक्स कम। बस ये 3 बातें बताएं साहब। बस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा तो C + I + G, G इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। सब्सिडीज ज्यादा, अब लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ेगी। तो जब कंजम्पशन ज्यादा, सी ज्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। टैक्स ज्यादा, जब टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। अब सप्लायर भी सप्लाई नहीं करेगा और कंज्यूमर भी डिमांड नहीं करेगा, तो दोनों डिमांड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम। तो हम क्या करेंगे? टैक्सेस को कम करेंगे, टैक्स कम तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। जी ज्यादा, सब्सिडीज ज्यादा, टैक्सेस कम, यह है एक्सपेंसरी पॉलिसी के डेफिनेशन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंड कैसे कहते हैं? एक्सपेंड, एक्सपेंड इंक्रीज करने को। ये क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना, रिड्यूस करना, रिड्यूस पॉलिसीज। किसको रिड्यूस करना है? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है। अच्छा ऊपर आपने क्या लिखा था? जी ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। बताएं साहब इधर क्या आना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो जी को कम करेंगे। उधर हमने क्या लिखा था? सब्सिडीज ज्यादा, सब्सिडीज ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। अब क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो सब्सिडी कम कर दें।
उधर हमने टैक्सेस को कम किया था एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। बताइए यहां पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे। टैक्सेस ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। आगे भी ये लिखा हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना है, कैसे करें, फैक्टर प्रोडक्शन या इंक्रीज करके या प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करके। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो फैक्टर प्रोडक्शन को रिड्यूस करें या प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करें। क्लियर, ये डायग्राम है, ड्रा करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं आप, अपने मुबारक हाथों से करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये भी देख सकते हैं जीडीपी कम प्राइसेस अप, जीडीपी कम प्राइसेस अप, ये आपके सामने। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंक्लूड हो गया। चाहिए हमसे क्यों देखें, ये हमसे क्यों देखें, देखे देखे से लग रहे, देखे देखे से लग रहे, पूछना ले इससे। हाँ भाई बताओ, बोलो, शाबाश, बोलो 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 बोलो। कहते हैं जब सारा चैप्टर आपने चैप्टर 2 से निकाला है, उधर से पढ़ाया है, तो मुझे भी चैप्टर 2 में कहीं ढूंढो। क्या लिखा था आपने इसके ऊपर, उसके ऊपर वो नजर आ रहा है, वो मुझे आ रहा है नजर। चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। तो ये सवाल कहता है मुझे आप ढूंढो, आप मुझे चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 2 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 के कॉन्सेप्ट चेकर आखिर में ढूंढो। ये 6.13 आपसे कहता है मैं तो 2.4 हूं, और ये 6.14 कहता है मैं तो 2.14 हूं। मुझे उधर ढूंढो, मैं आपको उधर मिलूंगा। तो ये वही है, बस वो थे सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए, यानी एक बंदे के लिए, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ये जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद फिर इसकी डिस्कशन सुन लीजिएगा। और मुझे दे दें इजाजत, चैप्टर नंबर 6 कंक्लूड। अस्सलाम वालेकुम।